जंग खत्म हो जाएगी, आर्मी अपने घर चले जाएगी, दोनों पॉलिटिशियन आपस में हाथ मिला लेंगे, जनता में खुशहाली वापस आ जाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग मारे जा रहे हैं, उन लोगों के घरों का क्या जिनके घर इस जंग में टूट रहे हैं, उनकी उम्मीदों का क्या जिन लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं, उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप इस जंग में मारे जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया में चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट की। आज रशिया और यूक्रेन के वार के चलते हजारों लोग अपनी जानें खो रहे हैं और हम लोग सिर्फ उन्हें एक नंबर के तौर पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन में होने वाले वार के क्या परिणाम है और आने वाले समय में क्या होगा और हमारे देश पर इसका क्या इफेक्ट है और हम लोगों को इस जंग से क्या सीखने को मिलता है। रशिया और यूक्रेन में चलने वाले युद्ध की हिस्ट्री हम जितने पीछे जाकर पढ़े उतने ही कम है। शुरुआती तौर से ही रशियन एम्पायर पूरे यूरोप में कब्जा जमाने की चाह रखता था। उसके बाद सोवियत संघ, जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो उसमें से 16 राज्य निकले, उनमें से ही एक था यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उनके बेटे हैं जिन्होंने हिटलर के खिलाफ काफ़ी कड़ा संघर्ष रखा और आज जाकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। आज से 4 साल पहले ही वो एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे। और रशिया के प्रेसिडेंट शुरू से ही आर्मी में रहे, आर्मी में तरक्की हासिल कर पिछले 20 सालों से वो रशिया के प्रेसिडेंट रहे। रशिया और यूक्रेन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध आज से नहीं बल्कि 2014 से ही चल रहा है। 10 नवंबर 2021 रशिया की मिलिट्री यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात होना शुरू हो चुकी थी। 28 नवंबर तक पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि रशिया की मिलिट्री यूक्रेन की बॉर्डर पर स्थापित हो रही है। 8 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशिया को धमकी दी कि अगर उसने एक कदम भी यूक्रेन के खिलाफ बढ़ाया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके थोड़े ही दिन बाद यूएस इंटेलिजेंसी ने बताया कि 16 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन रशिया हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर। लेकिन 16 फरवरी आया और कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद रशिया ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग तो इसी तरह का मजाक करते रहते हैं। लेकिन 21 फरवरी की सुबह यूक्रेन में रशिया ने हमला कर दिया। ऐसा माना जाता है कि चाइना में चल रहे बीजिंग ओलंपिक के चलते वो 20 फरवरी तक रुका और हुआ भी एक्चुअल में ऐसा ही। जैसे ही 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक खत्म हुए, 21 फरवरी की सुबह रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। रशिया की डिमांड है कि डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को इंडिपेंडेंस राज्य घोषित किए जाएं, क्योंकि यूक्रेन उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा एक सफेद झूठ है, क्योंकि डोनेस्क और लुहांस्क 2014 से ही आज़ाद कंट्री है। यूक्रेन 2014 के बाद से ही लुहांस्क और डोनेस्क में कोई इन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग रशिया की मीडिया और रशिया की पब्लिक से अगर देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि रशिया की मीडिया ने पब्लिक को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है। अगर आप किसी भी रशियन पीपल से पूछेंगे कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है क्या वो गलत है, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको यही बताया गया है कि यूक्रेन डोनेस्क और लुहांस्क के लोगों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने पूरे रशिया को क्रिटिसाइज किया और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का रियल फेस दुनिया के सामने लाए। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि यूक्रेन की पब्लिक बंदूक और गोलियों का सपोर्ट लेकर के युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। यहाँ पर हम लोगों को इंटरनेशनल मीडिया का एक फेस नज़र आता है कि जब फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनी पत्थर से इजराइल का मुकाबला करते हैं तो वो टेररिस्ट कहलाते हैं, और यहाँ पर यूक्रेन अगर बंदूक के सहारे रशिया से जंग करते हैं तो वो पब्लिक हो जाती है। अभी तक मिली यूएस की रिपोर्ट के अनुसार हज़ारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और लाखों लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तक इंडिया के 2 स्टूडेंट नवीन और ज्ञानोदय अपनी जान गंवा चुके हैं, और इन सब के बावजूद भी हमारे देश के नेता चुनाव और अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये स्टूडेंट की ही गलती है जो वहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो आप ही थे जिसने कहा था कि पकौड़ा तलिए, चाय बनाइए, ये रोजगार है। अगर हमारे देश में डॉक्टरों की ज़रूरत है तो हम मेडिकल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना रहे हैं? आपको अगर मंदिर और मूर्तियाँ बनाने से फुर्सत मिल जाए तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। बात रही हमारी मीडिया की, तो हमारी मीडिया हर बार की तरह इस बार भी टीआरपी बटोरती भी नज़र आ रही है। आप कोई सा भी चैनल उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिखाए जा रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो आप और हमारी तरह ही इंसानों की जान है जो अभी वहाँ पर गवा चुके हैं। और इन सब के बीच मोदी जी की इमेज इस तरीके से बनाई जा रही है जैसे कि वो युद्ध को रुकवा सकते हैं। बट आपको मैं बता दूं, यूएन में हुई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया ने अपना वोट न्यूट्रल रखा है। यहाँ पर अभी तक मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में एक शब्द भी नहीं कहा है। और कुछ अंधभक्तों को लगता है कि मोदी जी ही हैं जो इस युद्ध को रोक सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया यूक्रेन को जितना कमज़ोर समझ रहा था वो उतना कमज़ोर नहीं निकला। रशिया को लगा था कि 2 ही 3 दिन में हम पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की जंग में सबसे आगे खड़े हुए और अपनी आर्मी को मजबूत किया। दूसरी बात, रशिया अगर अब जंग जीत भी जाता है तो मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरीके से जंग हार चुका है, क्योंकि वो कभी भी अब वहाँ के लोगों के दिलों को नहीं जीत पाएगा। यूक्रेन के लोग हमेशा आज़ादी की मांग करते रहेंगे। तीसरी बात, अगर यूएसए यूक्रेन के सपोर्ट में आ भी जाता है तो इससे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अब इन सब के बाद इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडिया पर यूक्रेन और रशिया के वॉर का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के भाव तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएंगे, और अगर ये वॉर ज़्यादा दिनों तक चलता रहा तो ये ही रेट डबल भी होने की गुंजाइश है। अब हमें इस युद्ध से क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, इंटरनेशनल मीडिया, रशियन मीडिया और हमारे देश की नेशनल मीडिया का फेस क्या है। हमारे देश की मीडिया और पूरे दुनिया की मीडिया ने इस वॉर को किस तरीके से प्रेजेंट हमारे सामने किया है, कौन कौन सी मीडिया सही तरीके से हम तक खबर पहुंचा रही है। दूसरी चीज़, ब्रेन वॉश पब्लिक। रशिया की पब्लिक से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पूछेंगे कि यूक्रेन पर रशिया जो भी कर रहा है वो सही है गलत है, तो 70% पब्लिक अभी भी यही कहेगी कि रशिया बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। लास्ट पॉइंट, इस वॉर से हमको सीखने को मिलता है कि जिस देश में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के साथ आर्मी अगर कमज़ोर रहेगी तो वो देश कमज़ोर रहेगा। लेकिन यूक्रेन का प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ के लोग यूनाइटेड रहे, संगठित रहे, और आज वो रशिया का मुकाबला कर पा रहे हैं। हमें भी यूक्रेन से ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से जब बुरा वक्त आता है तो अपने लीडर को हमेशा आगे आना चाहिए, और वही लीडर रियल लीडर है जो मुसीबत के वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ के रखे, ना कि छोड़ करके भाग जाए। हमें देश की यूनिटी, एकता पर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए। आज हमारे देश की गवर्नमेंट जो कि मंदिर और मूर्तियों पर इतना खर्चा कर रही है, अगर वही पैसा एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और आर्मी पर करेगी तो हमारा देश और भी मजबूत होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।